Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video, we are going to discuss about power sharing. This is chapter number 1 of your civics NCERT, and we are going to discuss some important questions and topics about this series. Okay, so before starting the video, I just wanted to say, if you like the video and if you liking the series that I'm presenting you, so please like the video, share the video and subscribe the channel please. Okay, so let's start the video. यहाँ से हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे पावर शेयरिंग के बारे में, तो एक चीज़ ख्याल आती है, एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि पावर शेयरिंग है क्या। इसको जान लेते हैं पहले। हाँ, तो पावर शेयरिंग क्या है? व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among the organs of the government such as legislature, executive and judiciary। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स के बीच में। कौन कौन से हैं इसके ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये हमें मदद करती है जिससे कि हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर काफ़ी स्थायी पोजिशन पे रहे, स्टेबल रहे। In power sharing, power might even be shared at the distinct levels such as union, state and local. As you know that हम जब भी power sharing के बारे में बात करते हैं तो we have two types of power sharing. Like first होता है हमारा horizontal power sharing, second है हमारा vertical power sharing। ठीक है, horizontal power sharing में क्या होता है? यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। ये हमारे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की, तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में जो लेवल्स होते हैं वो भी 3 हैं। कौन कौन से? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। लोकल के यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। कौन से? रूरल एरिया में क्या होता है? रूरल एरिया में हमने आपको बताया था, अर्बन एरिया में बताया था। रूरल एरिया में होता है हमारा व्हाट? विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट, जिन्हें हम बोलते हैं पंचायत। क्या होता है? पंचायत। ठीक है, रूरल एरिया में हम लोग देखते हैं पंचायत के बारे में। ठीक है, और अर्बन एरिया में देखते हैं हम लोग म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। सो वी हैव 3 लेवल्स, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। अब जब पावर्स इन सभी ऑर्गन्स में और इनके लेवल्स में इक्वली डिवाइड की जाती है टू अचीविंग द स्टेबिलिटी, फॉर अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, तो दिस इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे ना हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चला पाते हैं हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। क्योंकि अगर एक बंदे के हाथ में या एक ग्रुप के हाथ में अगर पावर्स रहेंगी तो उसका मिसयूज़ होगा, पावर अच्छे से वर्क में नहीं आ पाएंगी, अच्छे से चला नहीं पाएंगे वो लोग देश को। और आपको पता है हमारे पास इतना बड़ा रीज़न है, हमारा पूरा कंट्री है इंडिया, और उसको इतने अच्छे से चला पाना एक पर्सन और उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग का होना ज़रूरी है, जिससे एक तो डेमोक्रेसी का भी पार्टिसिपेशन इसमें रहे और सेकेंडरी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से चले। ठीक है, इसीलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे हम पावर शेयरिंग को अब थोड़े से केस स्टडी के तौर पे देख लेते हैं। हाँ, जब पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ केस स्टडीज़ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ के पता चलेगा कि अच्छा ये पावर शेयरिंग का मॉडल आया कहाँ से, किस तरीके से इंस्पायर होता है ये, कहाँ से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में, है ना। बेल्जियम की क्या स्टोरी थी, कैसा कंट्री है ये? आपको ये तो पता है बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यू कैन सी हियर Belgium is a small country in Europe which has population of little over 1 करोड़। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से भी कम है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, एथनिक कंपोजिशन बल्कि ज़्यादा है। एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, किस टाइप से हैं यहाँ पे? यहाँ पे 59% जो लोग रहते हैं वो फ्लैमिश रीजन से हैं। ठीक है, एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। जो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच। यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। हाँ, तो 59% आर डच स्पीकर्स एंड 40% आर फ्रेंच स्पीकर्स। ओके, ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं। तो हम आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो याद रखने वाली हैं एथनिक कंपोजिशन के उसमें, तो क्या याद रखनी है?
59% है हमारे डच स्पीकर्स, ठीक है, और 40% है हमारे फ्रेंच स्पीकर, और उसके बाद हमारा 1% बच जाता है जो इस 60 को कंप्लीट करेगा, वो है हमारे जर्मन स्पीकर्स। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने देख लिया एथनिक कंपोजिशन क्या है, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन में देखा हमने क्या, 59% आर डच स्पीकर्स, 40% आर फ्रेंच स्पीकर्स एंड 1% जो कि बचा हुआ है वो है हमारे जर्मन स्पीकर्स, ठीक है। अब बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ये चीज़ आ जाती है। देखो आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है बाय द लैंग्वेज, बाय द रिलीजन, उन्हें हम बोलते हैं मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। और जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जो या लैंग्वेज वाइज या रिलीजन वाइज, उन्हें बोलते हैं हम लोग माइनॉरिटी। क्या बोलेंगे इन्हें, माइनॉरिटी। ओके, तो मेजॉरिटी में कौन हुआ, ऑब्वियसली डच स्पीकर्स हुए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो डच स्पीकर्स किस में हुए, मेजॉरिटी में हो गए, और फ्रेंच स्पीकर किस में हो गए, माइनॉरिटी में हो गए। ये आप याद रखिएगा, ये है हमारे मेजॉरिटी और ये है हमारे माइनॉरिटी। लेकिन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी फ्रेंच स्पीकर्स यहाँ पे काफ़ी रिच थे और काफ़ी पावरफुल थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी कैपिटल के बारे में। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। यहाँ पे उल्टा था, जो वहाँ पे फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में थे ना, वो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे मेजॉरिटी में। 80% यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% क्या हैं, डच स्पीकर्स, जो कि वहाँ मेजॉरिटी थी। अब इनकी कैपिटल में वो डच स्पीकर्स किस में पहुँच गए, माइनॉरिटी में पहुँच गए, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज़ जो हैं, इनके कारण थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं इनमें, माइनॉरिटी में और मेजॉरिटी में। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करती है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा, जो फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो काफ़ी रिच है। मैंने आपको बता दिया था, काफ़ी रिच और पावरफुल थी। इसीलिए यहाँ पे क्या था, दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री। इस बात से डच स्पीकर्स बहुत गुस्सा रहते थे, है ना। तो क्या चाहते थे कि ये तो पहले से ही अमीर है, एंड दे एज दे द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड मच लेटर ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960। तो इसीलिए वो ज़्यादातर जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन फैसिलिटीज़, बाकी सारी फैसिलिटीज़, सब लोग डच स्पीकर्स अपने पास ज़्यादा रखने की कोशिश करते थे, है ना। उसी कारण टेंशन यहाँ पे क्रिएट होती थी किनके बीच में, डच स्पीकिंग पीपल यानी कि डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि जो डच पहले वहाँ पे ज़्यादा थे वो ब्रुसेल्स में कम है, माइनॉरिटी में है, और वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स कम थे बेल्जियम में, बट यहाँ पे उसकी कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप लोग एथनिक कंपोजिशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए हम बात करेंगे सेकंड केस स्टडी के बारे में, जो है हमारी श्रीलंका के बारे में। पता है श्रीलंका कहाँ पे है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। ये ट्राइंगल शेप में हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, ऐसे करके शेप है ना। मैंने थोड़ा गलत सा शेप बना दिया है, बट आई नो ट्राइंगल शेप है उसका, है ना, ट्राइंगुलर शेप में आता है। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ से भाई पानी से घिरा हुआ है, हाँ, इट इज़ टोटली सराउंडेड बाय वाटर। और ये इंडिया के साउथ में है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत है पॉपुलेशन की, यहाँ पे अप्रॉक्स 2 करोड़ पीपल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मेजर सोशल ग्रुप्स की बात करें तो बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर सोशल ग्रुप्स हैं। क्या क्या है सामाजिक ग्रुप यहाँ पे, एक तो है हमारे सिन्हेला स्पीकर्स, सिन्हेला लैंग्वेज है यहाँ पे, रिमेंबर दैट। जैसे फ्रेंच और डच हमने बेल्जियम में देखी, तो सिन्हेला स्पीकर्स जो कि है यहाँ पे 74%, ओके। और नेक्स्ट है हमारे तमिल स्पीकर्स, कितने हैं, 18%। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सिन्हेला स्पीकर्स 74% और तमिल स्पीकर 18%। लेकिन अब इन तमिल स्पीकर्स के भी 2 कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। एक तो हैं जो वहाँ तमिल के रहने वाले हैं, तो वो तमिलियंस हो गए, ठीक है। और एक है हमारे इंडियन तमिल्स, तो ये जो तमिलियंस हैं वहाँ के नेटिव हैं वो हैं 13%, और हमारे इंडियन तमिल्स हैं बेटा वहाँ पे 5। तो 13 + 5 हमारा हो गया ना 18। तो हमारे जो तमिल स्पीकर्स कितने हो गए, 18%, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं, सिन्हेला स्पीकर्स कितने थे, 74%, तमिल स्पीकर्स 18%, ठीक है। हमने तमिल स्पीकर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, श्रीलंकन तमिल्स जो वहाँ के नेटिव थे
वहाँ के रहने वाले थे, निवासी थे, है ना, 13%, और इंडियन तमिल्स 5, तो 13 + 5 हो गया 18। समझ में आया ना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कॉलोनियल पीरियड आया था, प्लांटेशन वर्कर्स को इधर से उधर माइग्रेट किया जाता था। कॉलोनियल पीरियड, मैं ब्रिटिश पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है, तब की बात है। तो यहाँ पे तभी आए थे वो तमिलियन, इंडियन जो थे, जो तमिल बोलते थे, वो यहाँ पे फिर श्रीलंका में स्विच कर गए थे। तो वो 5% वही थे, ठीक है, वर्कर्स के फॉर्म में वहाँ पे जाके रहने लगे थे। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल वर बुद्धिस्ट। अब रिलीजन की बात कर लेते हैं। जितने भी सिन्हेला लैंग्वेज को बोलते थे 74%, उनका जो रिलीजन था, धर्म था, वो क्या था? बौद्ध धर्म। वो सभी बुद्धिस्ट थे, ठीक है। इसीलिए वहाँ का जो क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिलीजन श्रीलंका का बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है। ये अगला आप देखेंगे जब भी आपसे पूछा जाए क्या विच इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका, तो आप आंसर क्या करेंगे? बौद्धिज़्म या बुद्धिज़्म, ठीक है, क्योंकि 74% वहाँ पे बुद्धिस्ट थे, ठीक है। एंड वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स वर हिंदूज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी स्पेस की थोड़ी गड़बड़ कर दी है टाइपिंग के वक्त। तो और बाकी जो बचे हुए थे वो कौन थे? तमिल जितने भी थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है, हिंदू जितने भी तमिलियंस थे। और उसके बाद 7% क्या थे? क्रिश्चियंस थे, जिनमें तमिल और सिन्हेला दोनों मिक्स थे, ठीक है। आप याद रखेंगे यहाँ मेजॉरिटी में बुद्धिज़्म ज़्यादा फैला हुआ था। बाकी तमिलियंस कौन थे? हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, ठीक है। क्रिश्चियंस में तमिल और सिन्हेला दोनों भी थे, ऐसा नहीं है कि मोस्टली सारे बुद्धिस्ट ही थे, सिन्हेलाज में क्रिश्चियंस भी थे, ओके। यहाँ पे कंपोजिशन याद रहेगा आपको। सिन्हेला स्पीकर्स कितने थे? 74, आई एम रिपीटिंग, और तमिल स्पीकर्स 18। तमिल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, श्रीलंकन तमिल्स यानी कि 13% और इंडियन तमिल्स 5%। आपका यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन हो गया। और अगर रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज़्म का ऑफिशियल रिलीजन हो गया, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिन्हेला स्पीकर्स क्या थे? बुद्धिस्ट थे, ठीक है। बाकी हिंदू, मुस्लिम थे और क्रिश्चियंस थे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका और बेल्जियम के थोड़े से अकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म? A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants, okay, by disregarding the wishes and needs of the minority। जहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा पावरफुल होती है, किसी एक मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, वो माइनॉरिटी के जितने भी विशेज़ हैं उनको नहीं मान रहे हैं, अपनी अपनी विशेज़ को पूरा कर रहे हैं, और वही उस कंट्री पे रूल कर रहे होते हैं, इसी बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में किसकी मेजॉरिटी थी? बताएं मुझे। ऑप्शन नंबर 1 किसकी थी? ऑप्शन नंबर 1 सिन्हेला स्पीकर्स की या तमिल्स की? तमिल स्पीकर्स की, ऑब्वियसली सिन्हेला स्पीकर्स की, 74%। रिमेंबर यहाँ पे 74% था, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे अब डीपली देख लेते हैं क्या मेजॉरिटेरियनिज्म था यहाँ पे। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हेला सुप्रीमेसी। देखा, बताया ना, सिन्हेला सुप्रीमेसी वहाँ पे थी क्योंकि मेजॉरिटी सिन्हेलाज की ज़्यादा थी, ओके बच्चा। यहाँ पे थोड़ा गैप का प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। अब उनमें कौन कौन से थे? दीज आर सिन्हेलाज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसीलिए सिन्हेला को वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। 1 मार्क क्वेश्चन है ना। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? श्रीलंका की सिन्हेलाज, ठीक है, सिन्हेला, ओके। एंड द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university position। मतलब जब भी कोई यूनिवर्सिटी पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन में कोई भी अप्लाई करता तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती थी? सिन्हेलाज एप्लीकेंट्स को, है ना। अगर आप मतलब सिन्हेला हो तो आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। तो ये जो डिसीजंस थे ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते रहे लगातार। अब ये सारी चीज़ें श्रीलंकन तमिल्स को बुरी लगती थीं। ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, भेदभाव हुआ। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने दोबारा से एक स्ट्रगल किया, जैसे हमें आपकी लैंग्वेज ऑफिशियल है, हमारी भी लैंग्वेज ऑफिशियल होनी चाहिए ना। तो उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, स्ट्रगल स्टार्ट किया, और उन्हें जॉब भी नहीं मिलती थी, तो इसके लिए भी एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए रिलीजन या बोल सकते हैं रीजनल ऑटोनॉमी
और इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती है, हमें अवसर जो हैं वो सिनहलाज के बराबर नहीं मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी सेम नहीं है, एजुकेशन और जॉब हमें सिमिलर नहीं मिलती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया बहुत सारी चीज़ों को, अपनी लैंग्वेज को लेके, रीजनल ऑटोनॉमी को लेके, इक्वालिटी को लेके। किस चीज़ की इक्वालिटी? अपॉर्चुनिटी की। किन की अपॉर्चुनिटी? एजुकेशन और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को लेके। सो 1980s की बात है, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, फॉर्म की गई, और उनकी सबकी डिमांड क्या थी? 1980 में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी उनकी डिमांड थी कि एक तमिल एलम बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट तमिल एलम बनाया जाए, यानी कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट था ना, उसको आप एक अलग स्टेट बना दो, ठीक है। अब जब ये डिमांड उठी तो लड़ाई तो होनी थी ना, दंगा होता है। आपने नहीं देखा आपके बहन भाई, जब एक बड़ा सा केक आ जाए और उसमें इतना सा भी शेयर ज़्यादा हो तो भाई बोलता है मैं लूँगा, बहन बोलती है मैं लूँगा, दो बहन भाई होते हैं तो इस तरीके से झगड़ा होता है कि नहीं। तो वहाँ ये जो घरेलू झगड़े होते हैं ना, जहाँ हम अपने घर में लड़ रहे होते हैं, तो वो सिविल वॉर होता है। जब आप पूछेंगे ना मैम सिविल वॉर क्या होता है, तो वो ये जब हम घर घर के लोग या हमारी टेरिटरी में रह रहे लोग जब लड़ाएंगे तो उसे सिविल वॉर बोलेंगे। तो हम श्रीलंका में कौन कौन रह रहे थे? सिन्हेला और तमिल्स, तो वो भी तो एक ही घर में रह रहे हैं ना श्रीलंका में। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? सिविल वॉर क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ पे आप सबको सभी चीज़ें समझ में आ गई, किस तरीके से मेजॉरिटी रूल कर रही थी, किस तरीके से माइनॉरिटी ने अपनी डिमांड रखी और स्ट्रगल किया, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर क्रिएट हो गया। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे मेजॉरिटी के बाद, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। किस तरीके से बेल्जियम में काम हो रहा था, देख लेते हैं किस तरीके से आगे काम चल रहा था। क्या था 1970 से 1970 से लेके 1993 के बीच में बात करते हैं। इसके बीच में क्या हुआ था? जो बेल्जियंस थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उसको नाम 4 टाइम्स, मतलब उसमें अरेंजमेंट्स किए गए बहुत सारे, कि सब लोग एक साथ रहें। कौन कौन साथ रहें वहाँ पे? कौन कौन थे बेटा बताइए, कौन कौन थे? डच स्पीकर्स और फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स। कितने कितने थे पता है किसी को? वापस से रिकॉल करिए अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है डच स्पीकर्स ज़्यादा थे, है ना। कितने थे? 59 थे हमारे डच स्पीकर्स, फ्रेंच थे हमारे 41% जर्मन स्पीकर। यहाँ हमने रिकॉल कर लिया है, वापस अगर देख लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन को नेम किया गया 4 टाइम्स टू वर्क आउट द अरेंजमेंट्स दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। सब लोग एक साथ रहें, इसके लिए उसमें 4 बार अरेंजमेंट किया गया है, बार बार देखा गया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसमें जो बेल्जियम मॉडल रखा गया, जो आगे जाके कि भाई सभी लोग एक साथ रहें, ऐसा एक मॉडल बनाना चाहिए, तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स थे, किन चीज़ों से मिलकर बना था वो बेल्जियम मॉडल? वो थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स की जो संख्या होगी ना वो बराबर होगी। कहाँ कहाँ बराबर होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेम होंगे, ठीक है। इक्वालिटी स्टेबल हो गई, देखो कितनी अच्छी बात है। अब वहाँ पे क्या था? मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई। देखा पावर शेयरिंग हुआ कि नहीं? जहाँ पे पावर्स डिवाइड हो जाती है सेंट्रल, स्टेट और फिर लोकल गवर्नमेंट में भी जाएगी, तो पावर शेयर हो रही है कि नहीं? इक्वालिटी मिल रही है। देखो डेमोक्रेसी का एंट्री हो गई, डेमोक्रेसी की एंट्री हो गई इक्वालिटी के साथ में। लोग उसमें वोट करेंगे, दोनों का पार्टिसिपेशन सेम होगा। अब पावर भी शेयर की जा रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। और उसके अलावा जब पावर शेयर की जा रही थी तो उसके 2 रीज़न थे। एक तो ब्रुसेल्स, वहाँ पे अलग सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है। दोनों कम्युनिटीज़, वहाँ पे भी दोनों कम्युनिटीज़ के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। सॉरी फॉर दिस अगेन, यहाँ पे मैंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बीच में फिर से गैप मिस कर दिया। आज थोड़ा जल्दी में मैंने ये सब टाइपिंग वगैरह किया है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल में भी होगा, जैसे कि वहाँ पे हमने बात की, बेल्जियम में सेम, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी प्रोविजंस बनेंगे वो किस टाइप की गवर्नमेंट के बनेंगे? वो उस टाइप की कौन सी गवर्नमेंट थी? ये थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट किसके थ्रू होगी? लोगों के थ्रू, इलेक्टेड बाय पीपल, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। हाँ, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो अलग एक लैंग्वेज कम्युनिटी से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। विच हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। जिनके पास पावर्स होंगी कल्चर, संस्कृति, एजुकेशन और हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर,
ठीक है, पता चल गया ना क्या मॉडल था। दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में सेम पावर दी गई, सेम सीट दी गई, फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर्स को। ऐसे ही उन्होंने फिर अपने ब्रुसेल में अलग से सेपरेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। ठीक है, आगे चलें, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है, क्वेश्चन अराइजेज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों? देखते हैं क्यों डिजायरेबल है। पावर शेयरिंग इज गुड, ऑब्वियसली गुड, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े दंगे, है ना, मतभेद हो जाएंगे लोगों के बीच में। शेयरिंग ज़रूरी है ना, शेयरिंग मीन्स केयरिंग। तो यहाँ पे देखो, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़े और मतभेदों की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम कर देती है। किन के बीच में कम करती है? डिफरेंट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जितने भी सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनकी पॉसिबिलिटी को कम कर देती है। इवन इसके बाद साथ साथ क्या करती है, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इसमें फूट कूट के भरी हुई है, हाँ, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन होता है ना, लोगों में से चुन के आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स, और डेमोक्रेटिक रूल कब होता है? जब पावर शेयरिंग होती है विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट्स। ओके, तो क्यों ज़रूरी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्या होती है फॉर्म्स। तो अलग अलग देखे हमने बात की थी कि एक तो होती है बेटा हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जब पावर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक होती है हमारी वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना, ये मैंने दिखाए थे ना आपको अभी जब शुरुआत में हमने बताया था पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे हम उसे डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ओके, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे पावर्स डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड की जाती है। अच्छा, मैंने कौन कौन से ऑर्गन्स बताए थे? वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, नेता लोग आते हैं, एग्जीक्यूटिव में डीएम सीएम और उनके एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, ऑफिसर्स ऑब्वियसली, और जुडिशरी में आते हैं हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो दीज आर द ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? इंडिया में है। बेटा आपको एक और चीज़ बता दें, हमारा जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसमें हम चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं इसे, चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, ये आप आगे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे क्यों बोलते हैं हम इसे चेक एंड बैलेंसेस, क्योंकि यहाँ पे ये जो ईच एंड एवरी ऑर्गन है ना, एक दूसरे को चेक करने का राइट रखता है, और ये एक दूसरे की पावर्स, किसी पे ज़्यादा पावर और कम पावर्स नहीं है, इसीलिए ये बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। अब हमारा फेडरल गवर्नमेंट में देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो, इसमें तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बस वर्टिकल में, इस वाली सिचुएशन में तो यहाँ पे लेवल हो जाते हैं। याद आ गया होगा आपका कौन कौन से लेवल थे, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पावर कैन बी शेयर अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। द जनरल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, जिसे यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं बच्चा, और द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। बेटा यहाँ पे लोकल का नहीं दिखाया गया क्योंकि लोकल इंडिया में वापस से बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेवल्स हैं 2, यूनियन एंड स्टेट। बट इंडिया में एक और लेवल इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। याद आया आपको? तो ठीक है, यहाँ पे हमने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की सेंट्रल गवर्नमेंट में और उनके प्रोविंशियल कहाँ पे? रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ओके, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे उसमें कमेंट में बताइएगा, हमारे पास इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज़ हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को भी पता होता है, प्रेजेंट टाइम में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी कोई एक स्टेट के यूटीज़ डिवाइड कर दिए गए थे, है ना, बताइएगा मुझे। और वो कौन सा स्टेट था जिसके स्पेशल प्रोविजंस उसे छीन लिए गए थे? कौन सा था? नदर्न साइड में है इंडिया के, बताइएगा इस क्वेश्चन को भी अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। पता है मैंने क्यों ऐसे बात की? क्योंकि हमारे तो 2 ही पार्ट होते हैं, फॉर्म होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ बोलेगी कि पावर शेयरिंग तो सोशल ग्रुप्स में उनके धर्म के आधार पे और उनकी भाषा के आधार पे भी होती है, रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली भी, है ना, लिंग्विस्टिक बेस पे भी, भाषा के आधार पे।
और अगर यहाँ पे धर्म और भाषा के आधार पे अगर हम गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है बेटा? ये होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसा अभी हमने देखा था बेल्जियम में, देखा नहीं था? बेल्जियम में डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में हो रहा था, वो तो लैंग्विस्टिक बेस पे, लिंग्विस्टिक भाषा के बेस पे तो ग्रुप बने हुए थे। तो वहाँ पे उसी तरीके से आपने देखा ना एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में, अगर नहीं देखा है तो वापस से पीछे जाओ और देखो किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई थी। इक्वल सीट्स दिए गई थी, है ना, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। तो यहाँ पे पावर बराबर दी जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज में इक्वल सीट्स दी जाती हैं। और इसके अलावा बेटा प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंसेस भी हमारे पावर्स को इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलें हम लोग। ये मेरे लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का। पता है क्या इसमें? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आपको याद आया? पीछे जाओ पीछे जाओ, क्या था चेक एंड बैलेंस सिस्टम? अगर आपको याद आया तो वेरी गुड, हाँ, क्योंकि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वेरी गुड, अगर आपने यही सोचा है तो आपके लिए तालियाँ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंश्योर करता है कि पावर शेयर होनी चाहिए अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से थे ऑर्गन्स बताइए ज़रा? वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से? यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो। लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। It allows different organs of the government plays at the same level of the exercise different powers। सभी की अलग अलग पावर्स होती हैं, ठीक है, बट किसी के पास इनॉर्मस पावर नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी या इन द डेमोक्रेसी मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर्स। ठीक है, ये लॉ बनाने का काम करते हैं, ये उन्हीं लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं और ये जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये इनके जवाबदेही होती है, मतलब कोई भी एक्शन लेंगे तो इनसे पूछेंगे, इनको जवाब देंगे, इनकी कोई भी कमी होती है तो। और जजेस अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव्स, है ना, जजेस अपॉइंट किए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव्स। वो क्या करते हैं? कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स और लॉज, है ना। और यहाँ पे ये जजेस होते हैं ये क्या कर सकते हैं? ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जज तो बेटा ऑब्वियसली हमारा जुडिशरी सिस्टम हमारे नेता लोगों को भी चेक कर सकता है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स को भी चेक कर सकता है कि किस तरीके से काम चल रहा है ना, गलत तो नहीं चल रहा। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो रहा है कि नहीं? देखो पावर्स भी बैलेंसिंग में दी गई हैं, एक दूसरे को चेक भी किया जा रहा है कि लॉज जो बनाए जा रहे हैं, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो लेजिस्लेचर को भी चेक करेगा और एग्जीक्यूटिव्स को भी चेक करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं, लॉ सही से बन रहा है कि नहीं। तो इसीलिए वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ओके, चेक एंड बैलेंसेज। सो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, क्लास टॉपिक बचा हुआ है। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आ जाता है, टॉपिक नहीं है, बस मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल दिया है। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। अगर ये आपको पूछा जाता है इसे एक्सप्लेन करो या जस्टिफाई करो, ये एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स अ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। मतलब पावर शेयरिंग करने से हमारा कंट्री ज़्यादा पावरफुल और एक यूनाइटेड फॉर्म में आ जाता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो या एक्सप्लेन करो। तो वी हैव 2 रीजन्स फॉर दिस। कौन कौन से? प्रूडेंशियल रीज़न एंड मोरल रीजन्स। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे हम बहुत ही दिमाग से, विवेक से काम करते हैं, तो काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ कुछ रीजंस हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ये क्या रीजंस हैं। प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग वुड ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स बाय द हेल्पिंग ऑफ द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि झगड़ा नहीं होगा, इसमें दिमाग की तो बात है, झगड़ा नहीं होगा तो हमारा पावर शेयरिंग सही से चलेगी, पावर शेयरिंग सही चलेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन सही चलेगा between the social groups, and power sharing is a good way to ensure the stability of political order through the unity of the nation। ठीक है, एकता में बांधे रखने के लिए, पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देने के लिए, इंश्योर करने के लिए हमें ज़रूरी है पावर शेयरिंग। ठीक है, जब हम बात करें मोरल रीजंस की, तो क्या मोरल रीजन है? मोरल रीजंस अगर देखें तो इट अपहोल्ड पावर शेयरिंग एज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। काम किया जाता है, लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एंड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। अभी बताया ना, लोगों का इसमें, लोगों के पास राइट होता है, वोटिंग राइट, 1 मैन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट, है ना।
राइट है ना, हमारे पास अधिकार है। और इवन हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन भी होता है गवर्नमेंट में, तो ये एक मोरल रीज़न हो गया। इसीलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है, और ये क्या करती है, हमारे देश को, हमारे कंट्री को पावरफुल भी बनाती है और यूनाइटेड भी बनाती है। ठीक है, ज़रा आप चेक कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक बहुत कम करते हो। अदरवाइज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं चाहती हूँ सभी लोगों को इससे थोड़ा फ़ायदा मिले। ठीक है, लोग इसे आराम से इस टॉपिक को समझ पाएँ। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। चलिए टेस्ट देख लेते हैं, प्लीज़ कर दीजिएगा। यहाँ पे टेस्ट को करते हैं, तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप इन सभी आंसर्स को अच्छे से बता पाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स। देखें ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज़ कॉल्ड चेक एंड बैलेंसेज। जल्दी दीजिएगा मुझे आंसर अपने कमेंट में। ठीक है, कमेंट करिएगा ज़रूर। विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। याद करो कौन सी लैंग्वेज थी, है ना। स्टेट टू मेन बेस ऑफ सोशल डिवीज़न इन श्रीलंका। कौन कौन से मेन थे जिनके आधार पे सोशल डिवीज़न हुआ था? 2 ही थे हमारे यहाँ पे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। बताइएगा उन सोशल डिवीज़न्स के नाम। और विच कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। बेल्जियम में कौन सा रिच था बेटा? वो माइनॉरिटी होने के बावजूद भी रिच थे, बताइएगा प्लीज़। और विच इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। कौन सा था जो कि सिन्हेलाज का था? कौन सा धर्म था, कौन सा रिलीजन था जिसको ऑफिशियल घोषित कर दिया था? सिन्हेला तो लैंग्वेज थी ऑफिशियल, बट ऑफिशियल रिलीजन क्या था वो आपको बताना है। प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, जिससे मुझे पता चलेगा आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई और आपने आंसर्स दिए। ठीक है, सो thank you for watching the video. If you like this video and it is helpful for you to understand the concept of power sharing, please like, share and subscribe. Thank you.